मैं किरण द्विवेदी आज आप लोग के लिए 12th के पिछले साल के पेपर 2023 के मार्च के पेपर लेकर आई हूँ। अभी बहुत ही कम टाइम बचे आपके हिंदी के पेपर आने के लिए, सिर्फ 2 दिन। तो 2 दिन में आप क्या पढ़ सकते हो, क्या जानकारी कलेक्ट कर सकते हो जिससे आपके पेपर अच्छा जाए और आपको नॉलेज मिल सके। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, पेपर कैसा होगा, उसका प्रारूप क्या है। पहले भी हमने पेपर के प्रारूप पे बात की है, लेकिन आज मैं आप लोग को पेपर दिखाऊंगी और दिखाने के साथ ही आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि पेपर का क्या प्रारूप है। आप इसको देखेंगे, समझेंगे, अभी रिसेंटली देखी हुई चीज आपके दिमाग में रह जाएगी और जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अभी हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने पहले ही समझाया था, कृति पत्रिका का जो प्रारूप है उसमें कुछ मुख्य सूचनाएं हैं जिसको बच्चों आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे सूचना दी है, सूचना के अनुसार गद्य पद्य विशेष अध्ययन तथा व्यवहारिक हिंदी की कृतियों में आवश्यकता अनुसार आकृति में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। कभी कभी आप लोग क्या करते हो, आकृति दी हुई है, कहा भी गया आकृति बनाइए, लेकिन आप लोग आकृति बनाते नहीं हो, जिसके कारण आपके अंक कम हो जाते हैं, जिसके कारण आपको मार्क्स कम मिलता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है कि जहां आकृति बोली है वहां आकृति आपको बनाना आवश्यक है। दूसरा है, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग करें। यह आपका समय बचाता है। आप पेंसिल निकालेंगे, स्केल निकालेंगे, फिर आकृति बनाएंगे, उससे आपके आगे के प्रश्न छूट सकते हैं। आप पेन का ही उपयोग करके अपनी आकृति फटाफट बनाकर आकृति पूर्ण कर दिए। आकृति में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। कभी कभी बाय मिस्टेकली आप लोग पेंसिल से लिख देते हो तो वो मान्य नहीं होगा, आपको वहाँ पे अंक प्राप्त नहीं होंगे। व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के उत्तर के लिए आकृति की आवश्यकता नहीं है। जो व्याकरण में पूछा गया उसमें आपको आकृति नहीं बनानी है, आपको सिंपल वर्ड में, शब्दों में आंसर लिखकर आना है। तो ये जो मुख्य आपको सूचना दी है, इस सूचना को आपको सबसे पहले पढ़ना है और ध्यान रखना है कि क्या क्या आपको नहीं करना है। गद्य अभी हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो गद्य विभाग है हमारा, हम लोग इसमें देखेंगे कि गद्य में 20 अंक का गद्य है। अभी यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। अब ये पूरा पैसेज होगा, पैसेज के ऊपर आपको पैसेज पढ़ना होगा और पैसेज जैसे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अलग अलग पैसेज में अलग अलग कहाँ लिखने के लिए आया है। तो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे अभी आप देखोगे पहला पैसेज है जो ये आपकी ही किताब के टेक्स्ट बुक में से ली हुई पैसेज है कि किस प्रकार ये पैसेज आप लोग देखो और सोचो किस पार्ट का हो सकता है। संयोग से नहीं तो उन्होंने कहीं 300 रुपए, ये आपकी जो निराला भाई पार्ट है वो उसका पैसेज है। अब निराला भाई पार्ट में से कुछ सवाल आपको पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पे है। देखो, निराला जी का जमा किया हुआ रुपया किस प्रकार समाप्त हुआ, उनके पैसे कहाँ कहाँ गए। तो आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो देखोगे 50 रुपए उन्होंने किसी विद्यार्थी के शुल्क भर दिए, साहित्य मित्र को 60 दे दिए, तांगे वाले की माँ को 40 दे दिए, दिग्वंत मित्र को भतीजे के विवाह में 100 दे दिए, जिसके कारण उनके पैसे समाप्त हुए। तो यहाँ पे निराला भाई का व्यक्तित्व कैसा था, उन्होंने क्या किया, कहाँ कहाँ वो किन लोगों के साथ मित्रता दिखाते थे, ये बात जब आपको याद रहेगी तो आपको आसानी से पैसेज में से आंसर ढूंढना। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए विलोम शब्द। अब विलोम शब्द क्या होता है, आप लोगों ने अपोजिट सुना होगा, विरुद्धार्थी सुना होगा, विलोम आप लोग के दिमाग से स्किप हो जाता है। तो विलोम का मतलब भी होता है विरुद्धार्थी शब्द। अब वियोग का मतलब हो गया संयोग, वियोग मतलब होता है किसी से बिछड़ना, संयोग मतलब होता है मिलना। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब होता है पास होना, अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल होना। नापसंद, पसंद, अज्ञान, ज्ञान, ये सारी चीजें। फिर यहाँ पे आता है स्वमत के लिए 2 मार्क्स, ये 4 मार्क्स हो गए अब आपके। अब आता है जीवन में मित्रों का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब आपकी जो करंट लाइफ है उसमें आपके दोस्त कितने इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता इस बात को। तो वहां पर आप अपने मित्र के साथ क्या फील करते हो, क्या क्या आपने अपने मित्र में देखा है, वो चीजें आपको जानकारी में रखनी चाहिए। और आप देख सकते हो कि आप
आप क्या लिख सकते हो कि आपके जीवन में आपके मित्र किस तरह से इम्पोर्टेंट है, आपका मित्र आपके लिए क्या महत्व रखता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि आपके जीवन में आपका मित्र, आप लिख सकते हो कि मेरे जीवन में मेरे मित्र की बहुत आवश्यकता है। मित्र होते हैं तो हम जीवन में खुश हो पाते हैं, अपने संकट के समय में उनका साथ ले सकते हैं। ऐसी बातें आप अपने इसमें लिख सकते हो। अब हम लोग का आता है वहीं पे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश। एक कृति हो गई 6 मार्क्स की। अब हम लोग देखेंगे दूसरी कृति जो फिर से 6 मार्क्स के लिए आती है। उसमें है सुनो सुगंधा तुम्हारे पत्र पाकर खुशी हुई। ये जो सुनो किशोरी पाठ है आपका, उसमें से ली गई गद्य पद्यांश है। अब इस पद्यांश में कवि ने क्या, इसमें क्या पूछा गया प्रश्न, उड़ान भरते समय हमारा यह आधार होना चाहिए। क्या आधार होना चाहिए? आपका परिवेश, आप किस परिवेश से आते हो वो आपके दिमाग में, संस्कार, परंपरा और सामर्थ्य, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? आपके इसी पैराग्राफ में। आप जब पैराग्राफ को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो देखोगे कि आपके इसी पैराग्राफ में आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, जिससे आपको आराम से उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी संस्कृति परंपरा का, तुम्हारे सामर्थ्य का आधार जुड़ा है। हमें पुरानी जन रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। अब उड़ान भरते हमें क्या सावधानी रखनी है? यह सावधानी का संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर भरी उड़ान जाए। अभी ये सारी चीजें आप जब एक बार पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए समानार्थी। अब समानार्थी शब्द जो पर्यायवाची हो, एक जैसा शब्द हो। आनंद का दूसरा अर्थ होता है खुशी, नभ, आकाश, पुत्री, बेटी, सजगता, सावधानी। वर्तमान पीढ़ी के युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदलाव दृष्टिकोण, इस विषय पर अपने सब विचार लिखिए। अब वर्तमान पीढ़ी में युवक युवतियों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, क्या सोच रहे हैं? हमारी आप लोग खुद एक नव युवक युवती हो, आप लोग का क्या दृष्टिकोण है समाज को देखने का? आप किस समाज को देखते हो, क्या विचार करते हो, वो आपके अंदर लिखना है। आपके विचार सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करना आप ज्यादा से ज्यादा उत्तर सकारात्मक ही विचारों में लिखना। अब ये 6 मार्क्स के 2 पैराग्राफ हो गए थे, ये हो गया था आपको 12 मार्क्स का। अब 6 मार्क्स के लिए आपको आता है कोई 2 प्रश्न जिसमें 3-3 मार्क्स का होता है। आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब आप इसकी सार्थकता स्पष्ट कैसे करेंगे? जो बैजू बावरा था उसके पिता को तानसेन ने मृत्यु की सजा दी थी, लेकिन बैजू बावरा ने ऐसा ना कर कर उसे संगीत में हराकर पराजित कर ये सिखाया कि किसी को भी मृत्यु की सजा देना या अपने से कम समझना बहुत गलत है। इस तरह से उन्होंने आदर्श बदला लिया कि किसी को मार कर पीट कर हम बदला नहीं ले सकते। तो आपने क्या सीखा उस आदर्श बदला पाठ से? आपको ये ध्यान में रखते हुए लिखना है। पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। पाप की क्या 4 हथियार है? उपेक्षा, निंदा, जो पाप के 4 हथियार हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई हुई दूरी, अपने विचार को कोक जाया पाठ के आधार पर लिखिए। तो ये सारी चीजें आप लोग पाठ को आपको आपकी किताब की पुस्तक की जितने भी गद्य हैं आपको सब पढ़ना है। आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी के पैराग्राफ आने वाले हैं तो किसी का ऊपर 3-3 मार्क्स के शॉर्ट प्रश्न उत्तर आने वाले हैं जिसमें आपको लघुत्तरी प्रश्न लिखने होंगे। अब यहाँ पे है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब एक वाक्य में बोला है तो आप एक शब्द में उत्तर लिख कर आते हो तो आपको वहां पर आधे अंक प्राप्त होते हैं। आपको पहले हिंदी के कुछ आलोचक द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि के नाम लिखने, तो लिखना है आपको हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी को दी गई उपाधि आधुनिक मीरा है। तो आपको पूरा वाक्य लिखना है। आशा रानी व्योरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। अग्रणी महिलाओं के लिए मानवीय संघर्ष, नारी आदर्श, जो भी है उसको पूरा लिखना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी किन्हीं 2 निबंध संग्रह के नाम लिखिए। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायल या के घुंघरू, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में आपको एक बार सारे लेखकों का परिचय पढ़ना है। जिसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो भी आपको बार बार समझाया जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कोक जाया कहानी के हिंदी अनुवाद का नाम लिखिए। उस जो भी अनुवाद किया गया उसका आपको नाम लिखना है।
उसके बाद निम्नलिखित पद्यांश, अभी तो ये हो गया आपके 20 मार्क्स। अब हम आएंगे पद्यांश पे। पद्यांश क्या है, पद्यांश में आपको क्या क्या लिखना है, तो पद्यांश है आपकी कविता। कविताओं में पहली कविता है, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना है, अपने नैन नीर का अपने आप हमको पोछना, आकाश खुद सुख देगा नहीं, धरती पसीजेगी कहीं। अब ये आपको देखना है कि कौन सी कविता है। अब यहाँ पे कविता का नाम आपको पता ही चल जाएगा, सच हम नहीं सच तुम नहीं, जब तक आप आखिरी में आओगे। तो यहाँ पे देखोगे हमें हृदय की इस बात को खोजना है, किस बात को खोजना है, हृदय की सत्यता को खोजना है। हर एक राही को भटकते मिलती है दिशा, इसमें मुस्कान से ढकना है हृदय की खिन्नता, यह आदर्श नहीं हो सकती तन मन की भिन्नता। तो जब आप पढ़ोगे पंक्ति तब आपको उत्तर मिलते जाएगा। निम्नलिखित शब्द के प्रत्यय निकाल कर पद्यांश में आए हुए शब्द लिखिए। अब प्रत्यय क्या होता है, जिस भी शब्द के अंत में कोई नया शब्द जुड़ा होता है वो कहलाता है प्रत्यय, और जब आगे कोई शब्द जुड़कर नया शब्द बनता है वो कहलाता है उपसर्ग। अब पहला है सत्यता, तो सत्यता का ता निकाल दो सत्य, खुशी की ई की मात्रा निकाल, सुखी की ई की मात्रा निकाल दो सुख, राही की ई की मात्रा निकाल दो राह, मुस्कुराहट की मुस्कान। ये आपको आप जितने भी आपके प्रत्यय लगे हुए शब्द हैं उनको निकाल कर लिखना है। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरी चीज, संघर्ष करने वाले व्यक्ति के जीवन में ही सफलता होती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ये विचार तो आपको लिखना बहुत आसानी है, क्योंकि आप जितना संघर्ष कर रहे हो अपने पढ़ाई के लिए, अंत में 1 महीने बाद जब रिजल्ट लगेगा तो आपको उसका फल मिलेगा। तो उसी प्रकार आपको लिखना है कि जीवन में संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, संघर्ष करने से ही लोगों को सफलता प्राप्त होती है। संघर्ष नहीं करेंगे तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। संघर्ष आपको बहुत कुछ सिखाता है। ऐसे ही आपको 40 से 50 शब्द में उत्तर लिखना होगा। अब निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। अभी वहां पर भी आपने देखा, आप प्रत्यय निकाले, आपने आकृति पूर्ण की, आपने 100 मत लिखा, आपको 6 मार्क्स मिले। अब यहाँ पर सेम आप जब लिखते हो तो आप देखते हो यहाँ पे भी 6 मार्क्स हैं आपको, कि आपको अब ये जो है पेड़ होने का अर्थ कविता है, जिसमें कवि ने बताया है पेड़ इनसे नहीं डरता। पेड़ किससे नहीं डरता, सड़क, पेड़ नहीं डरता किसी से, हत्या या आत्महत्या नहीं करता पेड़, थके राहगीरों को देख किससे नहीं डरता पेड़, सड़क, झील या कोई पहाड़, बेड़ी भाग शेर की दहाड़, पेड़ नहीं किसी से नहीं डरता। तो आपको सिंपल है उत्तर, सड़क, झील, पहाड़, भेड़िया। अब निम्नलिखित शब्दों के वचन पद्यांश में ढूंढकर लिखिए। आंधिया आंधी, सांसें सांस, सड़कें सड़क, हवाएं हवा। ये सारी चीजें पद्यांश में भी दी हुई हैं, और आप खुद भी थोड़ा सा लॉजिकली माइंड में लगाओगे कि वचन लिखना है तो एक ही वचन है, ये बहुवचन में सारी चीजें दी गई है, तो आप इसको एक वचन में लिख दीजिए। पेड़ मनुष्य को प्रेरणा देता है, इस पर विषय पर अपने विचार लिखिए। अब पेड़ होने का अर्थ जब कविता हम पढ़ते हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पेड़ एक हौसला है, फल देता है, फूल देता है, तूफान में भी अड़ा रहता है, राहगीरों को छा देता है। तो मनुष्य को भी क्या होना चाहिए, मनुष्य को भी वैसे ही होना चाहिए, मनुष्य को भी दानी होना चाहिए, मनुष्य को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितनी भी मुश्किलें आए पेड़ की तरह हमको डटे रहना है, उस मुश्किलों से हार नहीं मानना। ऐसी सारी पंक्तियों को आपको वहां पर लिखना है, तब जाके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अब वहां पर रसास्वादन करना है। अब पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, बताया था मैंने आपको, रसास्वादन 2 प्रकार का होता है। पहला रसास्वादन होता है कुछ पॉइंट के द्वारा, कुछ आपको मुद्दे दिए होते हैं, उन मुद्दों के आधार पर आपको रसास्वादन करना होता है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर गुरुवाणी कविता का रसास्वादन कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? रचनाकार का नाम आपने अगर लिख दिया गुरु नानक जी तो आपको 1 मार्क्स। पसंद की पंक्ति, हर कविता की 2-2, 1-1, 2-2 पंक्ति, 3-3 पंक्ति जो आपको पसंद होती हो वो कविता की आप रट लो, तो आपको आसानी से उत्तर लिखने में आसानी होगी, जिसपे 1 मार्क्स। पसंद आने का कारण, अभी हमको कोई चीज पसंद आती तो हम उसका भी कारण देते हैं कि मुझे इस कारण से ये चीज पसंद आई। तो पंक्ति का भी सेम है, अगर पंक्ति आपको पसंद आती है तो क्यों पसंद आई उसका कारण आप दीजिए। कविता का केंद्रीय कल्पना, अब हम लोग जो कविता का भावार्थ देखते हैं अपने किताब में,
वो ही चीज होती है केंद्रीय कल्पना, कि ओवरऑल कविता में कवि ने आपको क्या समझाना चाहा, आपको किस मुद्दे पे कवि ने इस कविता के बारे में बताया, वो लिखोगे तो आपको इस प्रकार से 6 में से कम 5 अंक अवश्य प्राप्त होते हैं। आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए चुनिंदा शेर कविता का रसास्वादन कीजिए। अब ये आपको ओवरऑल लिखना है कि चुनिंदा शेर के कवि कौन है, इस कविता में कवि ने क्या बताया है। अब इसको आप ओवरऑल लिखने जाओगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप इसको फॉलो करते हो, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुद्दों के आधार वाला ही रसास्वादन कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। आप निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखना है, एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह का नाम लिखिए, धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल। वृंद जी की प्रमुख रचनाएं, वृंद, सत्सई, समेत, शिखर, धरन। गजल इस भाषा का लोकप्रिय प्रकार है, किस भाषा का लोकप्रिय प्रकार है, तो उसको लिखिए, उर्दू भाषा है कि किस भाषा का है। लोकगीत के 2 प्रकार, कजरी, सोहर, बन्ना बन्नी। ये आप जब लिखोगे, लोक गजल जो है उर्दू हिंद की भाषा में ज्यादा लिखा जाता है। अब आता है सबसे मुख्य, आपको अंक दिलाता है 10 अंक विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन के लिए एक ही आपको अभी है, कनुप्रिया। कनुप्रिया का 1 पैसेज आएगा जिसमें से आपको ढूंढकर आंसर लिखने होंगे। साथ ही साथ कारण लिखिए। आम्र वृक्ष की डाल सदा के लिए काट दी जाएगी। क्यों काट दी जाएगी आम्र वृक्ष की डाल सदा के लिए? क्योंकि वहां पर गगन चुंबनी ध्वजाएं लहरानी है, इसलिए आम वृक्ष की डाल काटी जाएंगी। छायादार अशोक वृक्ष खंड खंड हो जाएगा यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाए, तो इसलिए वो छायादार वृक्ष खंड खंड हो जाएगा। आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते हैं। अब उचित जोड़ियां मिलाओ। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज फॉर्मेट में दिखाने की कोशिश की है कि आप जोड़ियां बचपन में जैसे हम मिलाते थे वैसे मिलाते हो, आपको यहाँ पे अंक नहीं प्राप्त होते, आपके मार्क्स कट जाते हैं। आपको वृक्ष, ग्राम, पथ, डाल डैश करके उसके सामने उसका उत्तर लिखना है। आपको दोनों ए अ ब लिखकर क्रॉस नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलते हैं। इन चीज का आप ध्यान रखना। वृक्ष का पेड़, ग्राम का गांव, पथ का राह, डाल की टहनी। युद्ध के दुष्परिणाम, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आप लोग को खुद भी पता होगा, अगर कोई भी युद्ध होगा तो उसका दुष्परिणाम होगा, जनहानि होगी, बहुत सारे सुख सुविधाओं का नुकसान होगा, बहुत सारे ऐसे अनचाहे लोगों का नुकसान होगा। तो बहुत सारे युद्ध के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, कभी ना कभी कहीं पढ़ा होगा। तो क्या दुष्परिणाम है आपके हिसाब से, युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए, वो विचार आपको यहाँ पर लिखने हैं, जिससे आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। फिर हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्द में लिखिए। अभी 2-2 मार्क्स के आपके मार्क्स हुए, अब ये 4 मार्क्स का। कवि ने राधा के माध्यम से वर्तमान मनुष्य की पीड़ा को व्यक्त किया है। इस कथन के संबंध में अपने विचार लिखिए। राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अभी आप लोग क्या सोचते हो, क्या पढ़ा है कनुप्रिया में कि कृष्ण की भूमिका, समय की मांग, शीर्ष। अभी जो हर राधा का कृष्ण है आज के समय में, वो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा समाज होना चाहिए। राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रेम स्वपरि, आपके जीवन में प्रेम का महत्व होना चाहिए। युद्ध ना करके, आप किसी झगड़े में ना पड़कर प्रेम को इम्पोर्टेंट दीजिए। अर्जुन के किए गए मार्गदर्शन, राधा को समझने पर प्रेम जीवन की कसौटी। क्या क्या राधा ने कनुप्रिया में देखा, क्या क्या झेला, जो राधा के अंतर मन में चल रहा था, उन सारी गतिविधियों का आपको यहाँ पे वर्णन करना है, तब जाके आपको 10 मार्क्स प्राप्त होंगे। वहीं पे हम देखेंगे व्यवहारिक हिंदी। वापस व्यवहारिक हिंदी आपको 20 अंक के लिए आती है। अब 20 अंक में क्या है, निम्नलिखित उत्तर लगभग 100 से 80 शब्दों में, 120 शब्दों में लिखिए। नर हो नर, निराश करो मन को, इस उक्ति का पलवन कीजिए। परिचय ढूंढकर सूचना के अनुसार आकृति कीजिए। अभी 6 मार्क्स की है, आपको पलवन नहीं करने आता है तो आपका दूसरा ऑप्शन है, आप दूसरे ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अब पहला ऑप्शन जो है आपका पलवन था, दूसरा आपको परिचय पढ़ना है, परिचय पढ़कर उत्तर लिखना है।
सूत्र संचालन के लिए महत्वपूर्ण गुण, क्या गुण होने चाहिए सूत्र संचालन के लिए? हाजिर जवाबी होना चाहिए, हंसमुख चेहरा होना चाहिए, विषयों का ज्ञान होना चाहिए, भाषा पे प्रभुत्व होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज का संचालन कर रहे हो, कोई भी चीज आपको संचालित करना है, एंकरिंग करना है, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास, ये सारी चीजें आपको ढूंढनी है सूत्र संचालन के लिए। क्या क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पे दिया है। यहाँ सूत्र संचालन के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है, पूर्ण निर्धारित अतिथियों का न आना, यदि आ भी जाए तो क्या क्या सुधार करना है आपको, किन किन बातों के लिए पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे निम्नलिखित विधान सत्य या असत्य। आप लोग एक गलती और करते हो कि जो निम्नलिखित विधान सत्य या असत्य पूछा है तो आप सही और गलत में उत्तर लिख कर आते हो, जो कि गलत होता है। आपको जिस भाषा में उत्तर प्रश्न पूछा गया, आपका उत्तर भी उसी भाषा में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्यक्रम की सफलता वक्ता के हाथ में होती है, असत्य नहीं। कार्यक्रम की सफलता की जितनी भी सफलता होती है, उसके सूत्र संचालक, जितने लोग उस कार्य के पीछे लगे थे, उनके हाथ में होती है। वक्ता तो केवल सुनता है, सुनने के बाद उसकी प्रतिक्रिया होती है। अगर आप कुछ अच्छा प्रेजेंट करोगे तो लोग आपको आंसर में भी अच्छा ही देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। सूत्र संचालन दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है, सत्य बात है। आप कुछ भी, मैं आपको जो बता रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हम लोग सूत्र संचालन के माध्यम से ही वक्ता तक पहुंचाते हैं। अगर मैंने अच्छे से आपको समझाया, अच्छे से आपने समझने की कोशिश की, तो ही हमारा जो भी आदान प्रदान है वो सफल हो पाएगा। कार्यक्रम में एन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना कभी नहीं रहती है, नहीं, असत्य रहती है। कार्यक्रम आप लोग घर में भी देखते रहोगे, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह के कार्यक्रम ले लो, कॉलेज में बहुत सारे तो एंड मौके पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो आपको हमेशा उस चेंजेस के लिए तैयार रहना है। कार्यक्रम को सफल बनाना सूत्र संचालन की विशेषता होती है, सत्य बात है। जो भी कार्य कर रहा है, आपने किसी भी कार्य का जिम्मा लिया, बोला ये कार्य मैं पूर्ण करूंगा, तो आपको ही पूर्ण करना है। तो ये उसका, जब पढ़ते हो तो पढ़ते हो लॉजिक लगाकर पढ़ो कि आप जो शब्द पढ़ रहे हो उसका आपके दिमाग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वो चीज आप जब ध्यान में रखोगे तो आपके आंसर हमेशा सही होंगे। सूत्र संचालन रोजगार का उत्तम साधन है, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में उत्तर लिखिए। अब सूत्र संचालक करते हो आप लोग, एंकरिंग करते हो आप लोग, तो क्या वो रोजगार के लिए काम आ सकती है? आप लोग तो खुद ज्यादा जानते हो, समाज को आप लोग ज्यादा करीब से देख पा रहे हो, नवयुवक को, तो आपको समझ में आ रहा है क्या इस फील्ड में आपके लिए जॉब है? अगर आपकी आवाज अच्छी है, आपका ज्ञान अच्छा है, तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ही आप प्रोग्रेस कर सकते हो, आगे जा सकते हो। निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्द में लिखिए। ब्लॉग लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्यों की जानकारी दीजिए। ब्लॉग लेखन का जो आपका पाठ है उसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या जानकारी है उनमें, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। उस वायुमंडल में विघटन का, जो विघटन वाला पार्ट है, उसमें आपको देखना है जो जंतु है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है, किस उद्देश्य से करता है, क्या कारण है, वो एक बार आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से उत्तर लिखने में, या तो अथवा विकल्प चुनकर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी में पलवन शब्द अंग्रेजी डैश शब्द के प्रतिबद्ध के रूप में आता है। आप लोग कैसे कैसे सोचोगे, आप लोग अपने किताब को एक बार खोलो, पढ़ो, सारे उत्तर आपके सामने मिलते जाएंगे। डैश को पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार को सम्मानित किया गया था। स्नेहा, जिसके माध्यम से हमने फीचर लेखन पढ़ा। फीचर लेखन होता क्या है, जिस पाठ के माध्यम से हमने पढ़ा उसमें नेहा जो पात्र थी उसे दिया गया था। डैश लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता। ब्लॉग लेखन, आप लोग ब्लॉगिंग करते हो तो उसमें कोई भी बंधन नहीं होता कि आपका ब्लॉग लेखन करने का जो आप लोग लिखोगे, जो भी ब्लॉग करोगे,
उसमें शब्द आपको नहीं है कि 100 शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है कि 1000 शब्दों में लिखना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हो। मानव सहित विश्व के अधिकांश जीवों के जीव में डैश का बहुत महत्व है। किसका महत्व है? प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या हम जी पाएंगे, देख पाएंगे? नहीं। आज हम जिस दुनिया में देख रहे हैं, जिसकी सुंदरता को देख रहे हो, प्रकाश के कारण। तो प्रकाश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये अपठित गद्यांश है, इसको आपने पढ़ा नहीं है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। ये जो गद्यांश है उसमें आपको एक पैराग्राफ आएगा जो आप पढ़े नहीं रहोगे, ऑन द स्पॉट आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद आपको उत्तर लिखने होंगे। दुनिया में 1/4 जमीन पर यह है, क्या है? उबड़ खाबड़ स्थल, नदी नाले, रेगिस्तान, बंजर भूमि। परिच्छेद में आए हुए शब्द युग्म किसी भी 4 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। अब शब्द युग्म ढूंढना आपको, दिन रात, खाना पीना, नहाना धोना, आना जाना, मिलना जुलना, चिट्ठी पत्री, 3/4 दिन, नदी नाले, ये सारी चीजें आपको शब्द युग्म के रूप में लिखनी है। समय अनमोल है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब इससे ज्यादा आंसर आपसे अच्छा कोई लिख ही नहीं सकता। अभी आपका समय बहुत अनमोल है। एक एक समय, एक एक घंटा, एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी 12वीं के एग्जाम आने वाले हैं और आपने समय नियोजन करके पेपर लिखा तो आपके सारे पेपर सॉल्व होंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए समय आपके लिए बहुत अनमोल है। हर समय, हर सेकंड का आपको ध्यान रखते हुए एग्जाम लिखना है, तो इस विषय पर आप आसानी से लिख सकते हैं। निम्नलिखित में किसी 4 के पारिभाषिक शब्द लिखिए। अभी जो पारिभाषिक शब्द है ना, उसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक के जो पीछे कॉलम में 4 है, 4 में से आपको 2 ही वैज्ञानिक और तकनीकी वाला ही कॉलम पढ़ के जाना है। उनमें हर में से 2-2 पूछा गया है। अगर आपको सिर्फ 4 लिखना, अगर आप उसमें से 20 कुछ पढ़ लेते हैं टोटल मिलाकर, तो आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। और बहुत पूरा ओवरऑल पढ़ने जाओगे तो 50-60 से भी ज्यादा है वो, तो 20 पढ़ लोगे तो 20 में से 4 आपको आसानी से मिल सकते हैं। और जो कॉमन होते हैं, जो आप लोग यूज करते हो लेकिन आपको पता नहीं होता इसका उत्तर हिंदी में क्या होगा, ऐसे शब्द पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अब आते हैं हम व्याकरण। व्याकरण जो है वो 10 मार्क्स का है। अब 10 मार्क्स के लिए व्याकरण में है क्या, हमने पहले भी देखा है कि पेपर पैटर्न में कि 10 मार्क्स में व्याकरण में क्या पूछा जाता है। निम्नलिखित वाक्य का कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ पर काल परिवर्तन करना है। बैजू का लहू सूख गया है, सामान्य भूतकाल। ये जो है वर्तमान काल में दिया है, लेकिन हमको सामान्य में करना है। बैजू का लहू सूख गया, बस। सत्य का मार्ग सरल है, सामान्य भविष्यकाल। सत्य का मार्ग सरल होगा। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हो रहे हैं। वहां मैं जाकर मौसी को देख अति दुखी हो गया, पूर्ण भूतकाल। अति दुखी हो गया था। निम्नलिखित पंक्ति में उद्घर्ष अलंकार पहचान कर उनके नाम लिखिए। पायो जी मैंने राम लखन धन पायो, रूपक अलंकार। यहाँ पे हम कैसा धन पाया है मैंने? राम लखन जैसा। जो भी पाया है मैंने वो राम लखन जैसा है, राम जी जैसा है रत्न वो। राधा वन चंद सो सुंदर, उपमा अलंकार। राधा बदन चंद सो सुंदर। राधा का जो बदन है वो चांद के अनुसार सुंदर। यहाँ पे उपमा किसकी गई है? चांद की, इसलिए वहां पर उपमा अलंकार है। पड़ी अचानक नदी आपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ पर जो भी बातें की गई हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर की गई हैं, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम प्रतीका नारियां नहीं कह सकती। अर्थात ये दृष्टांत अलंकार है। जब आप ऐसे अलंकार को पहचानोगे जहाँ पे कोई उपमा दी गई हो, किसी के रूप से कंपेयर किया गया हो, बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती हो, तो वो अलंकार पहचानने में आपको आसानी होगी।
निम्नलिखित पंक्तियों में उद्गत रस पहचान कर उनके नाम लिखिए। अब ये रस है, रस में आप जब भी रस पढ़ते हो तो उसको फील करते हो पढ़ो, तब आपको रस पहचानना आसानी होगी। सुड़क सुड़क घाव के से पिल्लू मवाद निकाल रहा, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा। अब ये जो है वो विभत्स अलंकार है कि इसमें जो पिल्ला है उसके चोट से मवाद निकल रहे हैं, अजीब से उसके नाक से श्वेत पदार्थ निकल रहे हैं। ये घृणा का प्रदर्शन है, इसलिए वो विभत्स अलंकार कहलाएगा। राम के रूप निहारती जान की, कंगन के नखी पर छाई, आते सब सुधी भूल गई, कर टेकी रही पल तारत नाई। अर्थात राम और सीता के प्रेम का प्रसंग है, इसलिए श्रृंगार रस कहलाएगा। माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल के, मन का फेर। अब ये जो है शांत अलंकार है। जब भी आप किसी पूजा पाठ में रहते हो, किसी भी जाप में रहते हो, तो आप शांति करते हो। तो यहाँ पे माला फेरते फेरते जुग बीत जा रहा है, लेकिन हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, आत्माएं, वो मर नहीं पा रही है, इसलिए हमको शांति की आवश्यकता है, इसलिए शांति रस है। तू दयालु दीन है, तू दानी है भिखारी है, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुजारी। अर्थात यहाँ पे भक्ति रस है कि हे ईश्वर, तू तो दानी है, तू दयावान है, हम तो भिखारी हैं, हम तो पापी हैं, तू हमको क्षमा कर, इसलिए ये भक्ति रस कहलाएगा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हो, वाह वाह करना, प्रशंसा करना, ये तो आप लिख देते हो, लेकिन जब वाक्य बनाते हो तो राम की वाह वाह कही गई नहीं, किस शब्द के लिए कही गई? राम जी ने जब शिव जी के धनुष तोड़े तब पूरे समाज में उनकी वाह वाह करी गई। ऐसे आपको एक अच्छा वाक्य बनाना है जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। आप लोग जो एक शब्द में वाक्य बना देते हो उस पर आपको मार्क्स प्राप्त नहीं होते। टस से मस ना होना, अटल रहना, अपने बात पर अड़े रहना। दिन दुगना रात चौगनी, तरक्की करना, उन्नति करना, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। अब यहाँ पर जो वाक्य है वो पूरी तरह से गलत नहीं होगा, एक शब्द होगा जो थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे उनकी व्यथा के संगनता जानने का मुझे एक अवसर मिली है, उनकी व्यथा की संगनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। परंतु अज्ञान भी अपराध है। आप देख रहे हो यहाँ पे परंतु और अज्ञान दोनों की स्पेलिंग मिस्टेक है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। सुधारक आते, जीवन जो है वो गलत है। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर जो की मात्रा है वो गलत है। आपको ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखते हुए आप जब लिखोगे तो आपको ग्रामर में 10 में से 10 अंक प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये पेपर पैटर्न मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप देखे रहोगे, देखी हुई चीज हमको अच्छे से याद रहती है। तो हमने पेपर पैटर्न पे पहले बात की है, लेकिन आज आपके समक्ष पिछले साल का ही रिसेंटली आपका पेपर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आपको देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछा गया है, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी हमको बरतनी है, उस तरह से आपको अपने पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप ज्यादा से क्वेश्चन पेपर देखो, समझो और क्या पूछा गया है, आपको क्या अब पढ़ना है। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन आपको बस सावधानियां रखते हुए, अपन थोड़ा सा दिमाग यूज करते हुए कि जो चीजें पूछ ली गई हैं उनके पैराग्राफ में बदलाव हो सकता है, जिनके लघुत्तरी प्रश्न है उनके लघुत्तरी प्रश्न में बदलाव। पढ़ना तो आपको ओवरऑल ही है, लेकिन आपको बस सावधानियों का ध्यान में रखते हुए कैसे पढ़ना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, गद्य में क्या पढ़ना है, पद्य में क्या पढ़ना है, इन सारी चीजों को, सूचनाओं का ध्यान रखते हुए पेन से आकृति पूर्ण करनी है, आकृति में उत्तर लिखना, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको अपने पेपर को सॉल्व करना है और बड़ी आसानी से आप अपने 12th के मार्क्स में हिंदी में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आप इस पेपर को देखकर अच्छे से अंक प्राप्त करोगे और पेपर समझने में आपको आसानी होगी। धन्यवाद।